हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि यह वीडियो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो में हम बेसिक नॉलेज की बात करेंगे। तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं है। और अगर आप भी उनमें से कोई एक है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो रियली यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा विदाउट स्किप किए, पेशेंस के साथ, तभी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा आपको मिल सकेगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे या हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करिएगा। और अगर आपको यह लगे कि इस चैनल पर करेंट वीडियोस जितने भी हैं वो आपको सीखने में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। तो मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि आपके जैसे कुछ और भी स्टूडेंट्स जिनको कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस टॉपिक के बारे में, जैसा कि आपका है, तो उन्हें भी यह लिंक ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो ये सब थी वो बातें जो टॉपिक से हटकर थी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम जो चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, पहले हम उसकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ें हम कवर करेंगे वह है मीनिंग। मीनिंग हो सकता है अलजेब्रिक मीनिंग, एंड ग्राफिकल मीनिंग। सेकेंड टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और एंड लास्ट टॉपिक होगा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस वीडियो में ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग, अलजेब्रिकल एंड ग्राफिकल। ठीक है, अलजेब्रिकल मीनिंग। व्हाट इज अलजेब्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अलजेब्रिकल मीनिंग समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन क्या होता है। वैसे तो इक्वेशन के बारे में कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं, इसलिए हम इक्वेशन की जानकारी देंगे पहले बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेट कराया जाए किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। बहुत सिंपल सी बात, ध्यान दीजिएगा। जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेट कराया जाए तो हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इसको भी इन शॉर्ट समझ लीजिएगा कि जब वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ, तो हम उसे एक्सप्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं x + 1 = 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट इज x + 1, और इक्वल के राइट साइड में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। याद रखिएगा, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आई बटन पर एक वीडियो है जो आप देखकर समझ सकते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बेसिक जानकारी दी है। ठीक है, तो जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वल कराया जाए तो हम उस सिस्टम को बोलते हैं इक्वेशन। यहाँ पर हम
लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे लीनियर क्या होता है, व्हाट इज लीनियर। जब किसी इक्वेशन में, देखिए ये भी एक इक्वेशन है, इसके बाद हम एक दूसरा इक्वेशन भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, और कोई वेरिएबल है ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पर भी एक x होता, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं प्लस y होता। तो इन सभी में हम ये देखेंगे कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 2। तो हम कहेंगे कि सेकेंड इक्वेशन की डिग्री 2 है। इसी तरह से यहाँ पर इस वेरिएबल, यानी केवल वेरिएबल का पावर देखते हैं, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये आप सभी को पता होगा। नहीं भी पता होगा तो अभी जान लीजिएगा, x का पावर 1 है, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, यह लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक वेरिएबल है, इसलिए हम इस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जब हम इस 1 को हटा के यहाँ पे y रख देते हैं, यहाँ पर अब देखिए 2 वेरिएबल आ गए, x और y। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी मीनिंग क्लियर नहीं हो तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद आगे के पार्ट्स को देखिएगा, जिससे कि आपको आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा अलजेब्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ग्राफिकल मीनिंग को समझने के लिए जाहिर सी बात है हमें ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो हम सिंपल सा एक ग्राफिक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे आप लोगों को ग्राफ को समझाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफिंग कैलकुलेटर है जिसका मैं यूज़ करूँगा। कुछ इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं जिसका कि ग्राफ हम ड्रॉ कर सके। आप सभी लोग भी अपने नोटबुक पे नोट करिएगा, जो समझ में आए नोटेबल चीज़ें वो ज़रूर नोट करिएगा। फॉर एग्जांपल पहला इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2, ठीक है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे 1 by 1। दूसरा इक्वेशन कंसीडर करते हैं x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। एंड तीसरा इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। एट लास्ट x माइनस y इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पर मैंने 4 इक्वेशन लिए हैं। ये चारों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। पहले आप इसे समझ लीजिए कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपको पहले से पता है। y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर 4 लीनियर इक्वेशन हम ले रहे हैं समझने के लिए। पहले बात करते हैं फर्स्ट की। तो आप देख सकते हैं कि यह एक लीनियर इक्वेशन है और जो स्ट्रेट लाइन दे रहा है। तो यह बात जरूर याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह हुआ कि एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब समझने के लिए हम एक 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक x है केवल, यानी एक ही वेरिएबल है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वेरिएबल के लिए भी एक लाइन है, दिख रहा है आपको ग्राफ में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। याद रखिएगा, अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा तो आपको या तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा x एक्सिस के पैरेलल, या तो वर्टिकल लाइन मिलेगा। हम एक और एग्जांपल लेकर दिखा सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 लिखते हैं। देखिए y इक्वल टू 7 कहाँ दिखा रहा है, ये देखिए y इक्वल टू 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। y इक्वल टू 7 x एक्सिस के पैरेलल होंगे और x इक्वल टू 5
y एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो यह केवल वर्टिकल लाइन दिखाएगा या तो हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा कार्टेशियन प्लेन पर। इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है। इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होते हैं वो सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ही रिप्रेजेंट करेंगे। जो स्लैंट लाइन होते हैं यानी कि जो तिरछी लाइन होती हैं वह टू वेरिएबल में ही होंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यह एक स्लैंट लाइन यानी कि एक तिरछी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो हम इन दोनों को हटा देते हैं क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को नहीं पढ़ना है, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंसिडर करेंगे। तो पहला है, आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका ग्राफ आपके सामने है। इसी तरह से दूसरा आप देख सकते हैं, ये भी ग्राफ आपके सामने है। तीसरा 2x + 5y = 10 ग्राफ आपके सामने है, एंड x - 12 x - y = 12। ये सभी लीनियर इक्वेशन आप इस ग्राफ का यूज करके, यहाँ पर देखिए डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर है, इस ग्राफिंग कैलकुलेटर का यूज करके आप जितने सारे लीनियर इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन देते या नहीं। डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन ही देंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल में है तो हमेशा एक तिरछी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वन वेरिएबल में है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, या तो वर्टिकल लाइन या तो हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? फर्स्ट टॉपिक था मीनिंग, ग्राफिकल एंड अलजेब्रिकल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर मैं ए लिखना भूल गया, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन और द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम बात करेंगे पहले कि एक लीनियर इक्वेशन जब होगा तो उसकी सॉल्यूशन की क्या बात होगी। एक लीनियर इक्वेशन, आइए देखते हैं ग्राफ में। एक लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर हम एक को लेते हैं, केवल कोई भी एक, फर्स्ट को कंसिडर करते हैं, x = y + 1/2। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं कर्सर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे होंगे। अभी जो सामने दिख रहा है देखिए वो अप्रॉक्सीमेटेड कोऑर्डिनेट है 4.86, 4.36। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस इक्वेशन के, जिस इक्वेशन को यह लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पर पहला देखिए, एक पॉइंट दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पर 0 एंड -0.55। आप सभी लोग क्या करें, पहले इस इक्वेशन को नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में, और 0 - 0.5, इसका मतलब क्या हुआ कि x = 0 है। ठीक है, मैं यहाँ पर रख के भी दिखा रहा हूँ। चलिए, ये पॉइंट क्या है, 0, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0 एंड -0.5। ठीक है, मैंने लेबल कर दिया। ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कि यह पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हम x की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि पहला जो एलिमेंट होता है कोऑर्डिनेट का वह x की वैल्यू को शो करेगा और दूसरा एलिमेंट y की वैल्यू को शो करेगा। तो हम x और y की वैल्यू इसमें रख के देखें क्या होता है। ठीक है, x की वैल्यू को रखेंगे 0 = y है। देखिए x = तो x के यहाँ पे 0 रखा, y की जगह पर हम क्या रखेंगे -0.5 प्लस 1/2। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 0 to 0 ही रहेगा, दिस इज व्हाट 0.5, एंड तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस हाफ को भी हम 0.5 ही जानेंगे, तो ये भी 0.5 है। और आप जानते हैं कि -0.5 प्लस 0.5 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हुआ। इसका मतलब कि यह इक्वेशन इस पॉइंट से सेटिस्फाइड हुआ। मीनिंग क्लियर हो रहा है? जैसा कि ये पॉइंट आप देख रहे हैं
कि इस स्ट्रेट लाइन पर है जो इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड होता है। इसी तरह से हम दूसरा भी ले सकते हैं पॉइंट 0.50। अब देखिए x की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0.5 एंड 0 इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो वापस से हम देखेंगे कि यह इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है इस पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट से, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। मैं 1 बाय 1 अभी रुकूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रुकता हूँ, ऐसे देखिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटेड पॉइंट मिलेंगे, फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है, जैसे ये 3.6 एंड 3.1 है, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इक्वल मिले, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटेड पॉइंट है। अप्रॉक्सीमेटेड पॉइंट का मतलब 3.599 हो सकता है, 3.1 है तो 3.12 हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट साइड मस्ट बी इक्वल, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मतलब नियर अबाउट इक्वल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट को अप्रॉक्सीमेट किया गया है। तो मैं एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए, एक्यूरेट पॉइंट बताने के लिए मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ पॉइंट का, स्ट्रेट लाइन का। जैसे यहाँ पर इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ, इसको भी देखिए 2x + 5y = 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं, जिनको हम इंटरसेक्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। अब एक और टॉपिक में यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ अपने टॉपिक में, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी वह पॉइंट x इंटरसेक्ट कहलाता है। तो किसका इंटरसेक्ट? इस स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है? 5 0 है। और सिमिलरली इस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है? 0 2 है, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड होंगे। आप नोट करके खुद से चेक कर सकते हैं। x की जगह पे 0 रखेंगे, देखिए हो जाएगा 0, 2 × 0 2 0 हो जाएगा। और y की जगह पे 2 रखेंगे तो 5 2 10, सिंपल सी बात है। देखिए 10 लेफ्ट साइड में भी मिल जाएगा, राइट साइड में भी मिल जाएगा। इसका मतलब कि यह पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड हुआ। इसी तरह से जितने भी पॉइंट मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिखा, अब इसको नोट करिए, -5 4, यह एक पॉइंट है जिसको आपको खुद से चेक करना है कि इससे सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। वैसे ही दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ अभी। ये सब अप्रॉक्सीमेटेड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट के। यहाँ पर देखिए ये 10 - 2 दूसरा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? जितने भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इस लाइन पर, ये सभी क्या हैं? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर एक इक्वेशन होगा तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? जितने उससे रिप्रेजेंटेड लाइन पर पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट से आप बता सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, so we can say that a linear equation has infinite number of solutions, ठीक है। x की कोई भी एक वैल्यू रख दीजिए अपने मन से, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 -3 -7.5 एक्सेट्रा, फ्रैक्शन या डेसिमल कुछ भी लिख दीजिए, 100,000। x की कोई भी एक वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व करने पर हमें y की जो वैल्यू मिलेगी, तो x और y से हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा जो हमें यह बताएगा कि वह पॉइंट इस इक्वेशन के लाइन पर है। समझ में आ गई बात? तो अभी आपने यह क्या देखा? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन की कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, जो कि इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट है। ओके, अब हम इसी का अगला पार्ट है, वो क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। Okay, that means what? The solution of system of linear equation. What is the system of linear equation? System किसे कहते हैं? जब एक से ज़्यादा इक्वेशन एक साथ हों तो हम उस सभी सेट को, इक्वेशन के सेट को एक साथ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक और इक्वेशन अगर हम लिख दें नीचे, जैसे मान लीजिए दिस इज 2x - 7y = 5।
देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 इक्वेशन है, तो ये 2 इक्वेशन एक सिस्टम हो गए, सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन आपने यहाँ पर देख लिया। और हम अलजेब्रिकल सॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसे हमने लिखा x + 2 = 5, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ये तो हो गया एक इक्वेशन की बात। अब हम बात करेंगे जब 2 इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे तो 2 इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम कंसीडर करते, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये 2x + 5 एंड इसको भी मैं हटा देता हूँ। हाँ, ये दोनों को देखिएगा, 2x + 5y = 10 एंड x - y = 12। ठीक है, देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, 10 - 2। ठीक है, 10 - 2 जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को डेफिनेटली किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज x = 10 एंड y = -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन है, ये दोनों एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10 एंड -2, x = 10 एंड y = -2। ये आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। अब आगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तो मैंने कैलकुलेटर पे ड्रॉ करके दिखा दिया। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हम केवल इनकी मीनिंग को या सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें इनकी इक्वेशंस की पॉइंट्स को लाना होगा विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए, तो के लिए भी कुछ मेथड्स है जिनको हम आगे की वीडियोज में सीखेंगे। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात होगी तो 2 इक्वेशन दिए होंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है। ध्यान दीजिएगा, जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन होने कंपलसरी हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अभी हम हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम 2 इक्वेशन की बात करेंगे। जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशन, याद रखिएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को अलजेब्रिकल एंड ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे चलता हूँ, जो है यहाँ पे थर्ड टॉपिक, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट इज वेरी इजी। अगर आपको पिछले 2 टॉपिक क्लियर हो गए हैं तो ये टॉपिक कवर होने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट तभी होगा जब उसके सॉल्यूशन होंगे। तो 2 ही केस होता है, या तो सॉल्यूशन होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कब सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए 2x + 5y = 10 यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन है, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x + 5y = हाँ देखिए यहाँ पर ये 2 इक्वेशन है, तीसरे को मैं अभी हाइड करता हूँ। 2x + 5y = 10 एंड 2x + 5y = 20, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन से बने सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे तो दे हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों ही लाइन पर। कॉमन पॉइंट होना कंपलसरी है, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब कॉमन पॉइंट। ठीक है, अगर हम इसको ले रहे थे तो देखिएगा ये कॉमन पॉइंट दे रहा है दोनों ही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। अगर ब्लू और रेड को एक साथ लेते हैं तो भी कॉमन पॉइंट मिल रहा है, और ब्लू और ग्रीन को एक साथ लेते हैं तो भी कॉमन पॉइंट मिल रहा है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम बात करेंगे कि इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब पैरेलल लाइन होंगे। ये तो भी ग्राफिकल मीनिंग है, अभी मैं अलजेब्रिकल भी बताऊंगा। यानी कि
सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, देयर इज नो सोल्यूशन। अब तीसरा केस भी बचता है, एक और केस रह गया है जो हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, वो ये 4x + 10y = 20। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले के लाइन को हाइड कर देता हूँ। देखिए दो लाइन, दोनों की इक्वेशन डिफरेंट है, 2x + 5y = 10 एंड 4x + 10y = 20, बट दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, इनफाइनाइट पॉइंट पे, यानी कि इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस तो मिल रहे हैं ना, चाहे एक सॉल्यूशन मिले या एक ढेर सारे सॉल्यूशन मिले, तो इस केस में भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ओके, सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस केस में भी सॉल्यूशन मिल रहा था, सॉरी यहाँ पर इस केस में भी सॉल्यूशन मिल रहा था जब इंटरसेक्शन हो रहा था, तो इसमें सिर्फ वन सॉल्यूशन मिल रहा था, तो यहाँ पर सिस्टम कंसिस्टेंट है। लेकिन हम इसको हटा देते हैं, केवल इन दो लाइन के इक्वेशंस को लेते हैं, तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये तो होगी ग्राफिकल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की। अब हम अलजेब्रिकल मीनिंग भी जानेंगे, कैसे हम ये पता करें कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर इक्वेशन को देख के बिना ग्राफ को ड्रॉ किए, तो अभी हम इसकी बात करेंगे। तो एट लास्ट सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यह चेक करने के लिए हम कंसिडर करेंगे टू लीनियर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कंसिडर किया गया है, जहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, और x एंड y क्या है, वेरिएबल्स है, जैसा कि हर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप पाते हैं। तो इसको पता करना है, यानी कि हमें यह पता करना है कि ये दोनों इक्वेशन जो सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं वह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें इन रेशियोज का पता करना पड़ेगा। पहले हम इन रेशियोज को फाइंड करेंगे दोनों ही इक्वेशन से। ठीक है, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो वह रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, आइए हम वो रिक्वायर्ड कंडीशन देख लेते हैं। The required condition for consistency and inconsistency of system of linear equations are: first, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then the system is inconsistent. ठीक है, सबसे पहले हमें इन रेशियोज को फाइंड करना होगा, a1 upon a2 b1 upon b2। पहले अगर ये इक्वल हो गए तो हम नेक्स्ट रेशियो को फाइंड करेंगे c1 upon c2। ठीक है, अगर यह इक्वल नहीं हुए तो हम थर्ड पे जाएंगे। अभी हम पहले केस की बात करते हैं। अगर यह फर्स्ट पेयर ऑफ रेशियोज इक्वल हुए तो उस केस में हमें क्या करना होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफिकली समझ लेते हैं, a1 upon a2 b1 upon b2, यानी कि x के वेरिएबल्स का कोफिशिएंट y के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। कंसिडर दैट a1 upon a2 b1 upon b2। हम इसको ऑफ कर देते हैं, इसको ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, a1 upon a2 2 upon 2 1 हो गया, b1 upon b2 5 upon 5 1 हो गया। दोनों रेशियोज इक्वल हुए। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ही इक्वेशन से जो लाइन हुआ वह पैरेलल मिला और नो सॉल्यूशन हुआ। इट मीन्स व्हाट, there is no solution and the system is inconsistent. As you can see, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, not equal to c1 upon c2। c1 upon c2 इक्वल नहीं भी होना चाहिए, ध्यान देना जरूरी है, तो ही सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस नंबर 2, हम यह चेक करेंगे कि फर्स्ट रेशियो एंड सेकेंड रेशियो आपस में अगर अनइक्वल हैं तो हमें थर्ड रेशियो को इक्वल या अनइक्वल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। केवल फर्स्ट और सेकेंड रेशियो ही अगर अनइक्वल हो गया तो हम थर्ड रेशियो को साइड में कर सकते हैं। इसी से हमें यह पता चल सकता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। कैसे, आइए देखते हैं ग्राफिकली। a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल नहीं होने चाहिए। a1 upon a2, तो हम इसके लिए ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे ये ले लीजिए A1/A2, 2/, यहाँ पर क्या 1 होगा, x का कोफिशिएंट 1, 2/1, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, that is 2/1 is equal to 5/-1, 5/-1। देखिए क्या ये दोनों इक्वल होगा? 2/1, 5/-1 इक्वल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? अगर इक्वल नहीं है तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होगा, तो दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं, यानी वन सॉल्यूशन मिल रहा है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा, इन दोनों से मिला हुआ तो सिस्टम होगा। इसलिए सेकेंड केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। थर्ड एंड लास्ट केस, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल हुआ, जैसा कि फर्स्ट केस में हुआ था, तो हम सेकेंड को चेक करते हैं। सेकेंड अनइक्वल हुआ तो इनकंसिस्टेंट, लेकिन अगर सेकेंड भी इक्वल हो गया, यानी तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल हो गए, तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कैसे? इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं ग्राफ के थ्रू। अब देखिएगा, ये दोनों ही लाइन एक ही पर हैं, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन कोइंसाइड हो रही हैं। कोइंसाइड मतलब दोनों ही लाइन एक ही पर हैं। तो रेशियो चेक करिए, A1/A2 1/2, 5/10, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, ये तीनों ही रेशियोज इक्वल मिले। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर आप ग्राफिकली देख सकते हैं, दोनों ही लाइन एक दूसरे पर हैं। इसका मतलब कि जितने भी पॉइंट एक लाइन पर हैं, वह सभी पॉइंट दूसरे लाइन पर भी हैं। इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो थर्ड केस में क्या हो गया? अगर तीनों ही रेशियोज इक्वल हुए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मैंने क्या बोला था कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा? सिस्टम कंसिस्टेंट तब होगा जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सेकेंड केस में एक सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट। थर्ड केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसलिए भी सिस्टम कंसिस्टेंट ही होगा। फर्स्ट केस में जब फर्स्ट पेयर ऑफ रेशियोज इक्वल होंगे एंड द सेकेंड पेयर ऑफ रेशियोज इक्वल नहीं होंगे, तो ही सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। और कैसा लगा यह वीडियो, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें क्या कमी रह गई या फिर आपको क्या डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल।